तो चैप्टर 11 है, इसका टाइटल है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। शुरुआत करते हैं बच्चे से जिसका नाम है मारुतसमी एंड द आयरन पिलर। मारुतसमी बहुत एक्साइटेड है। एक्साइटेड क्यों है? क्योंकि वो कुतुब मीनार जा रहा था, बट चूंकि वो एक व्हील चेयर पे है, उसको चलने में प्रॉब्लम है। तो उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं और उसके बहुत अच्छा भाई है, वो उसको खींच के उसकी व्हील चेयर को डस्टी स्टोनी रास्ते से लेके कुतुब मीनार के मेटल रैम्प के ऊपर पे जाके उसने खड़ा कर दिया। तो काफी टफ था उसके लिए वहां पहुंचना, लेकिन फाइनली वो कुतुब मीनार के अंदर रखा हुआ आयरन पिलर को देख पा रहा है और उस आयरन पिलर को देख के वो काफी खुश हो रहा है। और पर्सनली मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप दिल्ली के आसपास हैं तो आप कुतुब मीनार में जाके इस आयरन पिलर को जरूर देखिए। यहाँ पे आपको एंशिएंट इंडिया की मेटलर्जी का एक ऑसम एग्जांपल मिलता है। देखिए, जो एंशिएंट इंडिया के मेटलर्जिस्ट हुआ करते थे ना, इन्होंने मेटलर्जिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड को बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस मतलब आर्कियोलॉजिकल खुदाई ने ये पता किया है कि जो हड़प्पा के लोग थे वो मास्टर क्राफ्ट्समैन थे और उनको कॉपर मेटलर्जी के बारे में बहुत कुछ पता था। कैसे? कि वो कॉपर को टिन से मिक्स करके ब्रॉन्ज बहुत अच्छे से बनाते थे, इसलिए उसको ब्रॉन्ज एज कहा जाता था। आयरन में हड़प्पा वाले कुछ इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वहां पे आयरन मिला ही नहीं था। लेकिन जब वैदिक सिविलाइजेशन आया तो हमको आयरन फॉर्ज्ड, आयरन रॉट, आयरन कास्ट आयरन भी नजर आया लेटर आया, जब आयरन एज आया। लेकिन हड़प्पा के टाइम पे आयरन था नहीं। तो एक बार याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो हड़प्पन एज थी वो ब्रॉन्ज एज थी, उस समय पे आयरन नहीं था। एक छोटा सा रिगैप था। अब हम बात करते हैं आयरन पिलर की। आयरन पिलर मेहरौली दिल्ली में है। भाई बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है इंडियन क्राफ्ट पर्सन की स्किल का। 7.2 मीटर लंबा है, 3 टन से ज्यादा इसका वजन है। 3 टन मतलब 3,000 केजी से ज्यादा, और अभी से 1500 साल पहले से बनाया गया था। लगभग 500 एडी आप कह लीजिए। अभी से 500 साल मतलब 2000 एडी को रेफरेंस मान के चले तो 500 एडी में इसको बनाया गया था। अब हमको इसकी डेट के बारे में कैसे पता चलता है? तो इसी पिलर पे एक रूलर है चंद्रा नाम का, जिसका एक इंस्क्रिप्शन मिला है। और ये रूलर चंद्रा प्रोबेबली कहा जा रहा है कि गुप्ता डायनेस्टी का है। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य तो चंद्रगुप्त टू। हालांकि इस बात को 100% श्योरिटी से अब तक नहीं बोला गया। खास बात इस आयरन पिलर की यह है, अब तक इस आयरन पिलर पे किसी भी तरह की कोई जंग नहीं लगी है। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, 1500 साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक बिना रस्ट के ये आयरन पिलर खड़ा हुआ है। ये देखिए, ये रहा वो आयरन पिलर। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम ब्रिक और स्टोर की कुछ बिल्डिंग्स की बात करेंगे। देखिए, हमारे क्राफ्ट पर्सन का स्किल बहुत चीजों में नजर आया है। बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स है जो आज तक सर्वाइव करी, जैसे कि स्तूपा। स्तूपा होता क्या था? स्तूपा एक माउंड था। बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्तूपा होते थे। गोल स्तूपा होते थे, लंबे स्तूपे होते थे, छोटे स्तूपे थे, बड़े स्तूपे थे। खास बात क्या थी? स्तूपा होता किस लिए था? स्तूपा में बेसिकली एक स्मॉल बॉक्स होता है स्तूपा के अंदर, जो कि स्तूपा के बिल्कुल बीच में, सेंटर में, उसके दिल में रखा होता है। और उस स्मॉल बॉक्स के अंदर बॉडीली रिमेन्स होते हैं बुद्धा के या बुद्धा के फॉलोवर्स के, या उन फॉलोवर्स या बुद्धा ने जिन चीजों का इस्तेमाल किया है, जैसे कि प्रीशियस स्टोन्स, कॉइन्स। कभी कभी बुद्धा के फॉलोवर्स के दांत, बोन और एशेस भी मिले हैं हमको स्तूपा के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि स्तूपा का बुद्धिस्ट फिलॉसफी में एक बहुत मेजर रोल रहा है। बुद्धा के फॉलोवर्स का जो रिमेन्स है वो वहां पे मिले हैं। बुद्धा के रिमेन मिले हैं ये तो कहना बहुत मुश्किल है, पर बुद्धा के फॉलोवर्स के बहुत रिमेन मिले हैं। यहाँ पे आपको एक स्तूपा नजर आ रहा है सांची मध्य प्रदेश का। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा स्तूपा है फ्रेंड्स, काफी देख के पता चल रहा है। कभी सांची मध्य प्रदेश जाने का मौका दीजिए तो आपको मौका लगे तो जरूर जाके देखिएगा इसको। ये जो स्तूपा है फ्रेंड्स 1 साल या 2 साल में नहीं बना, इसको सेवरल सेंचुरी 100 साल लगे हैं इसको बनने में। तो इसका जो ब्रिक माउंट था, जो ईंटें लगी हैं, ईंटें मोस्ट प्रॉब्ली अशोका के टाइम पे लगी थी। और जो रेलिंग्स और गेटवे लगी हैं बाहर की तरफ पे, ये वो लेटर रूलर्स के टाइम पे लगी है। यानी अंदर ये जो ईंटें लगी थी ना, ये ईंटें कहा जाता है कि अशोका के टाइम पे लगी हैं। और बाद में जो रेलिंग्स लगाई गई हैं, ये कहा जा रहा है कि अशोका के बाद के जो रूलर्स आए हैं उन्होंने लगाई है। ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है, उनका प्रोडक्शन है। 100% छोटी से तो कोई कुछ भी नहीं बोल सकता जब हजारों साल पहले की बात हो रही है। अब स्तूपा की अगर हम लोग यहाँ पे स्तूपा के बारे में बात कर रहे हैं, फिर तो जो स्तूपा होता है इसको रेलिक कास्केड भी बोलते हैं। अर्थ से इसको कवर कर दिया जाता है। अर्थ से कवर करने के बाद एक मड ब्रिक की या बेक्ड ब्रिक की लेयर से इसको ऊपर से ढांप दिया जाता है और उसके ऊपर एक डोम टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। कहा जा सकता है कि जितना इंपॉर्टेंट पर्सन होगा उतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा और इसके चारों तरफ एक प्रदक्षिण पाथ बनाया जाता है। देखिए स्तूपा अंदर है, ये बाहर की रेलिंग से इसके बीच में एक अंदर चलने का रास्ता है और इस रास्ते को एक रेलिंग से कवर किया जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि एक स्तूपा बना और बाहर ये पूरी एक रेलिंग बन गई और बीच में चलने का रास्ता है। जो एंट्रेंस है बात का वो गेटवे के थ्रू है।
स्तूपा के बाहर जो रास्ता है उसमें डिवोटीज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते थे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल के वो अपना डिवोशन दिखाते थे बुद्धा और उनके बुद्धा के फॉलोवर्स की तरफ। रेलिंग्स के गेटवेज को अलग अलग अच्छे अच्छे स्कल्पचर से डेकोरेट भी किया गया है। अब यहाँ पे एक है कि अमरावती को आप मैप 7 पे ट्रैक करिए। देखिए मैप 7 बहुत काम में आया, तो हम यहाँ पे मैप 7 पे आते हैं। क्या हमको अमरावती नजर आ रहा है? बिल्कुल ये नजर आ रहा है। प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में पड़ता है अमरावती, कैपिटल है आंध्र प्रदेश की। इस अमरावती नाम की जगह पे एक बहुत जबरदस्त स्तूपा मिला है हमको, और इस स्तूपा पे जो स्टोन कार्विंग से कहा जाता है 2000 साल पहले बनाई गई थी, यानी लगभग जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उस समय पे बनाई गई थी। उसी तरीके से हमारे जो क्राफ्ट्समैन हैं उन्होंने बहुत सारी अलग अलग बिल्डिंगें बनाई है। रॉक्स को, चट्टानों को खोद खोद कर उनको हॉलो कर करके आर्टिफिशियल केव्स बना ली हैं, और कौन कुछ केव्स को तो उन्होंने स्कल्पचर्स के थ्रू और पेंटेड वॉल्स के थ्रू डेकोरेट भी किया है। तो मतलब चट्टानों को काट काट के रहने के लिए केव्स तो बनाई ही बनाई, उसके बाद उसको अंदर से डेकोरेट भी किया, अलग अलग स्कल्पचर्स बना के। स्कल्पचर्स में बहुत अलग अलग मूर्तियां बनाई होंगी, वॉल को पेंट करके उन्होंने उसको डेकोरेट भी किया है। देखिए लेफ्ट साइड पे ये जो आपको नजर आ रहा है ये एक स्कल्पचर है अमरावती का। इसकी पिक्चर को देख के कुछ पता करने की कोशिश कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पे हाथी लग रहा है, यहाँ पे लोगों का एक बहुत बड़ा झुंड दिख रहा है, यहाँ पे कुछ लोग पूजा कर रहे हैं, ऊपर से कुछ लेडीज झांक रही हैं। तो इससे क्या आप पता कर सकते हैं कि इस फोटो में क्या हो रहा है? अपने दोस्तों के साथ बात करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। जो अब तक आपको पढ़ाया है उसके बेसिस पे इन चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। इसी समय पे कुछ हिंदू टेम्पल्स भी बन रहे थे। तो हिंदू टेम्पल्स के जो देवी देवता थे उसमें विष्णु थे, शिव थी, दुर्गा थी। इन टेम्पल्स में इनकी पूजा होती थी। तो जब इन टेम्पल को बनाया जाने लगा तो इन टेम्पल को बनाते वक्त उस टेम्पल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था वो था गर्भगृह। क्योंकि गर्भगृह टेम्पल का वो पार्ट था जहां पर उस टेम्पल के मेन गॉड या गॉडेस की इमेज रखी जाती थी। और इसी गर्भगृह में जो पंडित होते थे, जो प्रीस्ट होते थे, वो रिलीजियस रिचुअल्स करते थे और पूजा करते थे भगवान की, उस गॉड की या उस गॉडेस की जिसका वो टेम्पल हुआ करता था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ टेम्पल्स के एग्जाम्पल दिख रहे हैं फ्रेंड्स आपको। यहाँ पे आपको एक अर्ली टेम्पल दे रहा है भितरगांव, उत्तर प्रदेश। भितरगांव कानपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। कहा जाता है कि ये जो टेम्पल है लगभग 1500 साल पहले बेक्ड ब्रिक और स्टोन से बनाया गया था। ये जो राइट साइड पे आपको मोनोलिथिक टेम्पल्स दिख रहे हैं महाबलीपुरम के, ईच ऑफ दीज वाज कार्व्ड इन ह्यूज सिंगल पीस ऑफ स्टोन, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज मोनोलिथ्स। यहाँ देखिए ये जो टेम्पल्स आपको दिख रहे हैं फ्रेंड्स राइट टाइप पे, ये एक एक जो चीज है ना, एक एक ये एक 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 रॉक से बना है। तो रॉक में ऊपर से खुदाई करनी शुरू की होगी और रॉक को इतने सही तरीके से, इतने प्रिसाइजली काटा गया होगा कि एंड में इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे सामने बन के आया। तो एक्चुअली में मोनोलिथ है। मोनोलिथ मतलब एक बड़ी सी चट्टान थी पहले और चट्टान को काट के इस फॉर्म में लेके आया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की इसमें मास्टरपीस लगा होगा। ठीक है, अब यहां पे ये बोला गया कि जब ब्रिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो ब्रिक स्ट्रक्चर्स में क्या होता है कि जमीन से ईंटें लगा के ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर बनाया जाता है। लेकिन जब भी मोनोलिथ से, जैसे कि महाबलीपुरी के टेम्पल्स बनाए जिनको एक एक रॉक से बनाए, जब इस तरीके के टेम्पल बनाएंगे ना तो रॉक की कटाई ऊपर से चालू होगी। तो जब मोनोलिथ टेम्पल, जब आप रॉक को काट के कोई चीज बनाओगे तो कटाई ऊपर से शुरू होगी, लेकिन जब आप ब्रिक से, ईंटों से कोई चीज बना रहे हो तो कटाई नीचे से शुरू होगी। यहां पे देखिए फ्रेंड्स राइट में एक टेम्पल दिख रहा है, ये दुर्गा टेम्पल है ऐहोल का। मैंने आपको बताया था कि ऐहोल किसी एक बहुत इंपॉर्टेंट साउथ इंडियन डायनेस्टी की कैपिटल हुआ करती थी एक टाइम पे। चलिए मैं बता देता हूँ, चालुक्यास की कैपिटल थी। पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया ये टेम्पल ऐहोल में, दुर्गा टेम्पल लगभग 1400 साल पहले बना था। ठीक है, ऐहोल जाएंगे तो ये वहां का बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अब जैसे कि भितरगांव है, तो भितरगांव जो कि कानपुर डिस्ट्रिक्ट में एक टेम्पल है, यहाँ से 1500 साल पुराना, उसमें एक शिखर है और उस शिखर को गर्भगृह के ऊपर बनाया जाता है। तो गर्भगृह टेम्पल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और टेम्पल के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर एक लंबा सा शिखर सा बनाया जाता है, प्लेटफॉर्म से ऊपर उठा के बनाया जाता है, ये बताने के लिए कि भाई जहां पे स्ट्रक्चर उठा है उसके नीचे ही सैक्रेड प्लेस है, उसके नीचे ही गर्भगृह है। और शिखर को बनाने के लिए बहुत केयरफुल प्लानिंग की जरूरत होती है फ्रेंड्स। तो देखिए ये जो आपका शिखर बना है ना इस टेम्पल के ऊपर, इस शिखर के जस्ट नीचे ही इस टेम्पल का गर्भगृह रहा होगा, जहां पे इस टेम्पल की मेन डीटी रखी गई होगी, वहीं पे पूजा होती होगी, वहीं पे सारे वर्शिप और सेक्रीफाइस करे जाते होंगे। यहाँ पे सेक्रीफाइस काट वाट के नहीं किए जाते, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए ज्यादातर टेम्पल्स में एक स्पेस होता था जिसको बोलते थे मंडप, और इस मंडप वो ऐसा हॉल होता था जहां बहुत सारे लोग असेंबल करके पूजा कर सकते थे। अब महाबलीपुरम को और ऐहोल को मैप 7 पे आइडेंटिफाई करिए और ये वो जगह है जहां पे वन ऑफ द फाइनेस्ट
ईंटों सॉरी पत्थरों के टेम्पल्स हमको मिले हैं। तो महाबलीपुरम और ऐहोल को हम लोग अपने इस नक्शे में आइडेंटिफाई कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये रहा महाबलीपुरम और ये रहा ऐहोल। ऐहोल तो चालुक्य की कैपिटल हुआ करती थी। पल्लवा की कैपिटल क्या थी? मेन कांचीपुरम। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे कि भैया इन स्तूपास और टेम्पल्स को बनाया कैसे जाता था। एक स्तूपा और टेम्पल को बनाने की बहुत सारी स्टेजेस होती थी। खास बात ये होती थी कि इन स्तूपास और टेम्पल्स को बनाना एक बहुत महंगा अफेयर था, एक बहुत महंगा खर्चा था, काफी सारा पैसा खत्म होता था इसमें। तो जब पैसा ज्यादा खत्म होगा तो ऑब्वियसली बात है इनको बनाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे किंग्स और क्वींस। और किंग्स और क्वींस के अलावा अगर इसमें कोई पैसा खत्म कर सकता है तो भाई ट्रेडर्स और मर्चेंट्स, जो लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, वही लोग पैसा लगा सकते हैं इनको बनवाने के लिए। तो सबसे पहले क्या होता था कि आपको एक गुड क्वालिटी स्टोन ढूंढना है, उस स्टोन को क्वेरी करके उस जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है जहां पे आपको वो नई बिल्डिंग बनानी है। फिर इन रफ शेप्स को आपको रफ ब्लॉक्स ऑफ स्टोन को आपको शेप में लाना है। फिर इनको पिलर बनाना है और पैनल बनाना है वॉर फ्लोर्स एंड सीलिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स, ये चट्टान रही होगी बड़ी सी, आपको ऊपर देख के लग रहा है कि ये रॉक है, तो पूरी चट्टान रहेगी। उस चट्टान को काट काट के इसके अंदर छेद किए गए और छेद करने के बाद ये जो आपको पिलर्स दिख रहे हैं, ये पिलर्स अलग से बाहर से डिजाइन किए गए और बाहर से डिजाइन करने के बाद प्रॉपर मेजरमेंट लेने के बाद इस चट्टान को सपोर्ट देने के लिए ये बीच में इन पिलर्स को बनाया गया। समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स आपको? तो ये बहुत ही इंट्रिकेट वर्क होता था। उस समय के जो क्राफ्ट्समैन थे बहुत टैलेंटेड हुआ करते थे कि वो इन सब चीजों को बना पाते थे। और आपको लगेगा कि भाई किंग्स और राजा महारानियों के पास इतना पैसा कहां से आता था, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स कि वो ट्रेजरी से, यानी कि अपने खजाने से, यानी वो खजाना जो टैक्सेस से भरा जाता था लोगों के, उनसे क्राफ्ट्स पर्संस और वर्कर्स को पैसा देते थे इन स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए। उसके बाद अलावा बहुत सारे भक्त आते थे इन साइटों पे, टेम्पल्स में, और वो भक्त अपने साथ गिफ्ट्स लेके आते थे। उन गिफ्ट्स को बिल्डिंग को डेकोरेट करने में काम किया जाता था। कभी कभी वो लोग पैसे भी देके जाते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एसोसिएशन आया था आइवरी वर्कर्स का, जिसने एक ब्यूटीफुल गेटवे सांची पे बनवाने का पैसा दिया था। फिर जो दूसरे लोग पैसा देते थे, जैसा कि मैंने आप बताया था डेकोरेशंस के लिए, वो मर्चेंट्स थे, फार्मर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स, स्मिथ्स और हंड्रेड्स ऑफ मेन एंड वुमेन। इन सब ने पैसा दिया है और जिन जिन ने पैसे दिए हैं ना फ्रेंड्स, उनके नाम इंस्क्राइब किए गए हैं पिलर्स में, रेलिंग्स में, वॉल्स में। ठीक है, तो जब भी आप कभी भी इन जैसी जगहों पे जाएं, और साउथ इंडिया में आपको इस तरीके की बहुत सी जगह मिलेंगी, तो वहां के इंट्रिकेट आर्ट वर्क को समझने की कोशिश कीजिएगा। खासकर इस तरीके की चीजें आपको देखनी हो तो फ्रेंड्स महाबलीपुरम, ऐहोल, बतपी, बदमी, इस सब तरीके की जगह जाइए। मीनाक्षी टेम्पल इन मदुरई, यहां पे जाके देखिए, आपको उस समय के जो मास्टर क्राफ्ट्समैन होते थे इनका टैलेंट देखने को मिलेगा आंखों के आंखों। इस फिगर में आपको क्या नजर आ रहा है फ्रेंड्स? देखिए ये जो फिगर है, दिस इज अ स्कल्पचर फ्रॉम द नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली। देख रहे हैं कि इन केव्स को कैसे काटा गया होगा। ये जो चट्टाने काटी गई हैं, ये चट्टाने कैसे काटी गई? यहाँ पे देखिए स्कल्पटर्स लगे हुए हैं, इस खंजर से वो उस चट्टान को काट रहे हैं। सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा, कितना समय लगता होगा इन चट्टानों को काटने से, इस खंजर से। अब आप समझ ही सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना मेहनत का काम होता होगा ये। और मेहनत के साथ साथ टैलेंट, सिर्फ काटना नहीं था पागलों की तरह, एक शेप में काटना था। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे जो लेफ्ट में आपको ये फिगर दिख रहा है जो चट्टान काट के बनाया गया है, ये एक्चुअली जैन मिनोस्ट्री है उड़ीसा की। एक 2 स्टोरी बिल्डिंग आपको दिख रहा है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है। ठीक है, और इसको रॉक सरफेस को काट काट के बनाया गया। इनका एंट्रेंस देखिए रूम्स के, ये रहा इसके एंट्रेंस। इसमें जैन मॉन्क्स रह के मेडिटेशन करते थे। पेज 14 पे आपको एक रॉक केव दिखाई थी मैंने, पूरी की पूरी रॉक थी। उसके कंपैरिजन में अगर आप इसको देखोगे तो ये बहुत इंट्रिकेटली और बहुत तरीके से बनाई गई है। जो केव जो पेज 14 में बनाई गई और जो ये थी, इसमें काफी फर्क है। अब हम पेंटिंग की बात करेंगे फ्रेंड्स। देखिए अजंता को देखिए मैप 7 में, पेज नंबर 105 पे। तो क्या आपको यहाँ पे अजंता नजर आ रहा है? ये रहा अजंता। ठीक है, तो अजंता आपको दिख गया। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अजंता एक ऐसा प्लेस है जहां बहुत सारे केव्स को हॉलो करके हिल्स के अंदर आप रहने की जगह बनाई गई। मतलब हिल्स थे, चट्टाने थी, वो चट्टाने को खोद खोद के बहुत सारी नेचुरल केव्स बनाई गई रहने के लिए अजंता में। और इन केव्स में बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहा करते थे। बेसिकली ये मोनास्ट्रीज की तरह काम करती थी। और जब इन्हें बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहा करते थे तो बहुत सारे स्कल्प्टर्स और क्राफ्ट्समैन ने इनको पेंटिंग्स के साथ डेकोरेट किया। तो आपको इनके अंदर बहुत जबरदस्त पेंटिंग्स मिल जाएंगी फ्रेंड्स, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग मिलेंगी इनके अंदर आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सॉर्ट ऑफ पेंटिंग विच यू आर गोइंग टू फाइंड इनसाइड अजंता फ्रेंड्स। अच्छा, इसके अंदर अगर आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि अंदर से केव्स बहुत
डार्क होती हैं। तो उस समय पे पेंटिंग्स बनाई कैसे जाती थी? तो ऑब्वियसली बात है, मशाल जला के इन पेंटिंग्स को बनाया जाता था। और जो पेंटिंग्स बनाई गई जिन कलर्स के साथ, आज 1500 साल बाद भी वो कलर्स बिल्कुल लाइवली हैं। कलर्स मिलते कहाँ थे? तो मिनरल्स और पेड़ पौधों से वो कलर्स मिलते थे। जिन आर्टिस्टों ने इन पेंटिंग्स को बनाया है उसके बारे में आज तक हमको पता नहीं है। ठीक है, नाम उनके लिखे हैं, जिन किंग्स ने, जिन क्वींस ने, जिन मर्चेंट्स ने, जिन एसोसिएशंस ने पैसे दिए, उनके नाम इंस्क्राइब किए गए हैं। पेंटर्स के बारे में ज्यादा पता नहीं जिन्होंने इन पेंटिंगों को बनाया है। अब हम बात करेंगे द वर्ल्ड ऑफ बुक्स की। देखिए, बहुत बेस्ट नोन एपिक्स लिखे गए थे इस टाइम पे। एपिक्स का मतलब क्या होता है कि ग्रैंड होते हैं, बहुत बड़े बड़े कंपोजिशंस होते हैं, इसमें हीरोइक मैन और वुमेन की बात की जाती है और भगवान के बारे में बहुत सारी स्टोरीज लिखी होती हैं इन एपिक्स में। तो एपिक्स नाम से लग रहा है कि भाई एपिक है। तो एक बहुत फेमस एपिक है सीलापतिगरम। ये सीलापतिगरम को लिखा था एक पोएट था इलांगो नाम का, आज से 1800 साल पहले, मतलब लमसम 200 एडी में इसको लिखा गया था। इसमें एक मर्चेंट की स्टोरी है जिसका नाम है कोवलन। ये कोवलन नाम का मर्चेंट पुहार में रहता था और उस कोटिसेन में एक लेडी थी माधवी नाम से, जिससे इसको प्यार हो गया था। और जब माधवी से इसको प्यार हो गया तो उसने अपनी वाइफ कन्नगी को निगलेक्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में कोवलन और कन्नगी पुहार छोड़ के मदुरई चले गए। जब वो मदुरई में चले गए तो वहां पे पंड्या किंग का राज था और पंड्या किंग का कोर्ट ज्वेलर ने रॉन्गली एक्यूज किया कोवलन को कि कोवलन ने चोरी की है और इसकी सजा दे दी पंड्यन किंग ने उसको, मौत की। तो उसको मार दिया गया। इस बात पे कन्नगी बहुत नाराज हुई, वो बहुत ज्यादा ग्रीफ और एंगर में थी और बाद में जब वो राजगद्दी पे बैठेगी तो पूरे के पूरे मदुरई शहर को बर्बाद कर देगी। तो ये तमिल एपिक सीलापतिगरम में लिखा हुआ है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द सीलापतिगरम। हियर इज हाउ द पोएट डिस्क्राइब्स द कन्नगीज ग्रीफ। ओ विटनेस, ओ माय ग्रीफ, यू कैन नॉट कंसोल मी, इट इज राइट दैट योर बॉडी फेयर देन गोल्ड लाइज अनवॉश्ड हेयर इन द वेस्ट। यानी कि अपने पति के लिए बोल रही कि जो आपका शरीर था जो गोल्ड जैसा था, उसके लिए तो गोल्ड जैसा था क्योंकि उसका हस्बैंड था, वो यहाँ पे धूल मिट्टी में पड़ा हुआ है। इट इज जस्ट दैट इन द रेड ग्लो ऑफ द ट्विलाइट योर हैंडसम चेस्ट फ्रेम्ड विद अ फ्लावर रीथ लाइज थ्रोज डाउन ऑन द बेयर हर्थ। और आप इस तरीके जमीन पे पड़े हुए हो मरे, लेकिन मैं अकेली हूँ, हेल्पलेस हूँ, मुझे छोड़ दिया गया है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। क्या इस जमीन पे कोई भगवान नहीं है? क्या इस देश में कोई भगवान नहीं है? क्या यहाँ पे किंग की तलवार इनोसेंट स्ट्रेंजर्स को मारने के लिए उठती है? तो यहाँ पे ग्रीफ दिखाया गया है, दुख दिखाया गया है इसका, कन्नगी का, जो कि कोवलन की वाइफ थी। फिर एक और तमिल एपिक के बारे में बात करते हैं। इस तमिल एपिक का नाम था मणिमेकलाई। मणिमेकलाई को सतरनार ने लिखा था लगभग 1400 साल पहले। यहाँ पे स्टोरी दी गई है कोवलन और माधवी की डॉटर की। कोवलन माधवी से प्यार करता जबकि इसकी बीवी कन्नगी थी। तो यहाँ पे कोवलन और माधवी की डॉटर की स्टोरी दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, ये ब्यूटीफुल कंपोजिशन स्कॉलर्स को बहुत सेंचुरीज तक नहीं मिले। कुछ साल पहले ये मैन्युस्क्रिप्ट रीडिस्कवर हुए थे। फिर कुछ और राइटर थे, कालिदास, जिनके बारे में हमने चैप्टर 10 में बात की थी। कालिदास ने बताया था कि जो राजा थे और जो पंडित थे उनकी लैंग्वेज थी संस्कृत और जो नॉर्मल प्रजा थी उसकी लैंग्वेज थी प्राकृत। मेघदूत कालिदास की कविता है। इसके थ्रू एक वर्स है मेघदूत कालिदास की, वन ऑफ द बेस्ट नोट पोएम मानी जाती है, जिसमें एक मानसून क्लाउड दो लवर्स के बीच की बातों को बता रहा है। या देखिए, सी हाउ द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्रीज दैट विल कैरी द क्लाउड्स नॉर्थवर्ड्स। ये बताने तरह, कूल ब्रीज डिलाइटफुल एज इट इज टच्ड विद द फ्रेग्रेंस ऑफ द swollen by your showers inhaled deeply by the elephants and causing the wild figs to ripen will blow gently as you go। तो नेचर से कनेक्ट करके कालिदास ने मेघदूत में दो लवर्स की फीलिंग को बताया है। फिर आगे चलते हैं, रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज के बारे में बात करेंगे। देखिए, बहुत सारी हिंदू रिलीजियस स्टोरीज पहले सर्कुलेशन में थी, ठीक है, और बहुत सालों तक ये सर्कुलेशन में रही और उनको बहुत साल बाद लिखा गया। ठीक है, तो अ नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज दैट वर इन सर्कुलेशन अर्लियर वर रिटन डाउन अराउंड द सेम टाइम। तो बहुत सारी रिलीजियस स्टोरीज थी जो पहले से ही सर्कुलेशन में थी बट इस समय पे लिखी गई और इनको बोला गया पुराण। पुराण को बोला जाता है ओल्ड। अब खास बात तो यह है कि पुराण को एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हिस्ट्री में नहीं माना गया। सही बात तो ये है फ्रेंड्स। वेद को देखिए, श्रुति और स्मृति लिटरेचर, श्रुति और स्मृति लिटरेचर में मैंने आपको बहुत पहले डिटेल बताया था दोनों को कि एक लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है और इनफैलिबल है, वो गलत नहीं हो सकता, जबकि दूसरे लिटरेचर में फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो ये फॉल्स इंफॉर्मेशन वाला लिटरेचर पुराण है। तो इसमें भगवान, गॉड्स और गॉडेसेस के बारे में बता रखा है, विष्णु, शिवा, दुर्गा, पार्वती के बारे में बता रखा है। ये भी बता रखा है कि उनकी पूजा कैसे होती है। ये भी बता रखा है कि भाई दुनिया का क्रिएशन कैसे हुआ। बहुत सारे अलग अलग किंग्स के बारे में बता रखा है। जो पुराण था उनको सिंपल संस्कृत में लिखा गया था
और ये कहा गया था कि भाई इनको कोई भी सुन सकता है, वुमेन भी सुन सकती हैं, शूद्र भी सुन सकते हैं। आपको पता है ना कि फ्रेंड्स, वुमेन और शूद्र को वेद पढ़ने की परमिशन नहीं थी, बट इन्हीं वुमेन और शूद्र को पुराण पढ़ने की परमिशन थी। ये जो पुराण थी वो मंदिरों में प्रीस्ट पढ़ते थे, कहानियों के फॉर्म में जो इन पुराणों में लिखा था वो सबको बताते थे, और लोग आके इनको सुनते भी थे। आज भी आपने फ्रेंड्स कभी अपने दादा दादी से बात की तो पुराणों में लिखा है ऐसे बोलते हैं वो, बट पुराणों में जो लिखा है वो जरूरी नहीं है कि सही है। बट देखिए, आप डायरेक्टली इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट मत करिए अपनी डेली लाइफ में। हर स्टोरी कुछ अच्छी चीजें बताती है, कुछ बुरी चीजें बताती है। आपकी जॉब यह है कि किसी भी अच्छी स्टोरी से, किसी भी अच्छे लेसन से जो अच्छी चीजें हैं उसको ग्रास्प करें, और जो गलत चीजें हैं उसको अपने विवेक के हिसाब से आप अलग करते हैं। ये बेस्ट अप्रोच फॉरवर्ड है। फिर इसी समय पे दो इंपॉर्टेंट संस्कृत एपिक्स, एक महाभारत एक रामायण, जो कि लिखे गए थे, वो बहुत पॉपुलर हुए हैं। महाभारत और रामायण के बारे में तो हम लोग अक्सर कर सुनते हैं। महाभारत में एक वॉर की बात की गई है, जंग की बात की गई, जो कि कौरव और पांडव में लड़ा गया था। कौरव और पांडव कजिन्स थे। पांडव थे 5, कौरव थे 100, लेकिन पांडवों की जीत हुई थी। तो ये वॉर था कंट्रोल पाने के लिए किसका? हस्तिनापुर नाम की जगह थी, उसका कंट्रोल पाने के लिए। ठीक है, अब देखिए, ये स्टोरी थी तो बहुत पुरानी, लेकिन इट वॉज रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच वी नो इट टुडे अबाउट 1500 ईयर्स अगो। तो ये जो महाभारत की स्टोरी है कई हजार सालों से चली आ रही, पर इसको लिखा गया 500 एडी में। कहा जाता है कि पुराण और महाभारत इन दोनों के कंपाइलेशन में एक मेजर रोल है व्यास का। और ये जो भगवत गीता है ना, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ महाभारत, इसको महाभारत में इंक्लूड किया जाता है। फिर अगर रामायण की भी बात करें तो रामायण में राम की बात की गई। राम कौशल राज्य के एक प्रिंस थे। इनको एग्जाइल में भेज दिया गया था, 14 साल के वनवास में भेज दिया गया था। इस वनवास के दौरान जो इनकी वाइफ थी सीता, उसको लंका के किंग रावण ने कैप्चर कर लिया था। राम को रावण से बैटल बढ़ना पड़ा था, और जब वो जीत के वापस आए थे अयोध्या अपनी विक्ट्री के बाद, तो जब वो जीत के वापस आए थे, उसको आज की डेट में दीपावली नाम के त्योहार से मनाया जाता है। पूरे इंडिया में सबको इसके बारे में पता होगा। ठीक है, वाल्मीकि को संस्कृत रामायण का ऑथर कहा जाता है। अब आपको पता है कि फ्रेंड्स, पूरे इंडिया में, और इनफैक्ट कह लीजिए कि पूरी दुनिया में, महाभारत और रामायण पे आज भी बहुत सारे पॉपुलर प्ले चलते हैं। बहुत सारे पॉपुलर आज भी, राम जी ने रावण को मारा, रामायण पे भाई एक प्रॉपर प्ले चलता है। तो मतलब आप समझ लीजिए कि इन सब चीजों पे प्ले चलते हैं फ्रेंड्स। तो ये जो प्ले चलने के जो वर्जन्स है ना, ये देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग है। तो आपके हिस्से में आप अलग तरीके का प्ले होगा, किसी और हिस्से में जाओगे आप तो हो सकता है वो कुछ अलग तरीके से आपको दिखाई पड़े। फिर स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल की बात करेंगे। उस समय पे जो ऑर्डिनरी पीपल है वो स्टोरी सुनाया करते थे। इंटरटेनमेंट का एक मेजर साधन हुआ करती थी उस समय पे कहानियां। ठीक है, तो ऑर्डिनरी लोग कहानियां सुनाया करते थे, वो पोएम भी लिखा करते थे, गाने भी सुनाया करते थे, गाया भी करते थे, नाचा भी करते थे, और बहुत सारे प्लेज होते थे। उस समय का जो मेन एंटरटेनमेंट का साधन था वो था फ्रेंड्स प्लेस। ठीक है, और ये जो प्लेस थे, गाने थे, पोएम्स थे, ये सब जतकास में कंपाइल किए गए। ये सारी स्टोरीज जतकास में और पंचतंत्र में कंपाइल की गई हैं, और ये भी लगभग 500 एडी के लगभग लिखी गई। तो जतका और पंचतंत्र भी बहुत बार 500 एडी के लगभग लिखे गए हैं। जो जतका की स्टोरीज है वो कई बार आपको स्तूपास के रेलिंग पे मिल जाएंगी, अजंता की पेंटिंग पे मिल जाएंगी। तो जतका की स्टोरी स्तूपास के रेलिंग पे भी मिल जाएंगी और अजंता की पेंटिंग्स में भी मिल जाएंगी। और जतका टेल्स के बारे में मैंने इससे पहले के चैप्टर में भी बताया था फ्रेंड्स। कुछ क्या बताया था याद करिए और मुझे बताइए। यहाँ पे एक स्टोरी है मंकी किंग की, ये भी एक तरीके की जतका टेल ही आप कह लीजिए। तो एक समय पे एक ग्रेट मंकी किंग हुआ करता था, बंदरों का राजा हुआ करता था। वो गंगा के बैंक में रहता था हिमालय में। उसके 80,000 फॉलोवर्स थे, तो मतलब 80,000 मंकीज उसको फॉलो करते थे। और वहां पे हिमालय में एक स्पेशल मैंगो ट्री था, उस पर एक आम उगता था, वो वही आम खाते थे। और ऐसे आम कहीं और नहीं उगते थे, प्लेन्स में नहीं उगते थे। तो एक बार क्या हुआ फ्रेंड्स कि एक राइप मैंगो पानी में गिर के तैरते तैरते बनारस पहुंच गया। बनारस का राजा नहा रहा था, उसने उस मैंगो को देखा, मैंगो को उठाया, मैंगो को खा लिया। जब उसने मैंगो को टेस्ट किया तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो उसने कहा अपने राज के फॉरेस्टर से कि भैया ये मैंगो किस ट्री से आया है, इसे ढूंढ के लाओ। तो फॉरेस्टर्स ढूंढने में निकले और फिर हिमालय पहुंच गए। ठीक है, अब जब किंग को पता चला इन मैंगोस के बारे में, और जब ये फॉरेस्टर्स उस किंग के पास और बहुत सारे ऐसे आम लेके आए, तो उस किंग और कोर्टियस ने उन मैंगोस को खाया तो बड़े खुश हुए।
फिर जब किंग ने देखा कि यार ये मंकीज भी इसी फ्रूट को खा रहे हैं, तो किंग ने बोला कि भैया मार दो इन मंकीज को, ये मैंगो सिर्फ हम खाएंगे, ये मंकी नहीं खाएंगे। तो जब उस मंकी किंग को पता चला कि भाई ये जो राजा है बनारस का, ये हमको मार देगा, क्योंकि जो बनारस का राजा था उसने देखा कि अब ये मैंगो सिर्फ मैं खाऊंगा, ये मंकीज मैंगो कैसे खा रहे हैं, तो उसने बोला मंकी को मार दो, मंकी किंग को मार दो, सारे मंकीज को मार दो। तो उस मंकी के राजा ने अपने मंकी फॉलोअर्स को बचाने का एक प्लान बनाया। उसने क्या किया कि उसने मैंगो ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस को तोड़ा, उन ब्रांचेस से एक टाइप का पुल बनाया रिवर के क्रॉस, एक एंड पे वो पुल को पकड़ के खड़ा रहा, तब तक सारे उसके फॉलोवर्स उस तरफ पार कर गए, और एंड में जब वो थक गया तो वो गिरकर बहकर मर गया। तो जब ह्यूमन किंग, उस बनारस से राजा ने ये देखा कि कैसे वो मंकी अपने फॉलोवर्स को बचा रहा है, तो राजा को बहुत दुख हुआ, और राजा ने उस मंकी किंग की पूरी रिस्पेक्ट के साथ, आप कह सकते हैं कि उसकी प्रशंसा की। और इस स्कल्पचर को, इस स्टोरी को एक स्कल्पचर के फॉर्म में दिखाया गया, और स्कल्पचर का एक छोटा सा पार्ट आपको इस कॉइन में दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना है कि जो पूरी स्टोरी है, उस स्टोरी का कौन सा पार्ट इस स्कल्पचर में, इस कॉइन पे आपको नजर आ रहा है। तो इस तरीके की स्टोरी उस समय पे चला करती थी फ्रेंड्स। आप समझिए उस समय पे जब इंटरटेनमेंट का कोई भी साधन नहीं हुआ करता था लोगों के पास, तो इस तरीके की स्टोरीज दिल को, मन को बहुत अच्छी लगती थी फ्रेंड्स। समझ गए आप? तो इसलिए बहुत जरूरी, ये जो स्कल्पचर है बेसिकली ये स्तूपा से मिला है भारूत में। तो आपसे ये पूछा गया कि स्टोरी का कौन सा पार्ट आपको इस स्कल्पचर में नजर आ रहा है, ये जो स्कल्पचर जो सेंट्रल इंडिया में भारूत से मिला है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, कुछ साइंस पे किताब लिखी गई, इसके बारे में बात करेंगे। इस समय पे एक पर्सन बहुत फेमस था, उभर गया, आर्यभट्ट। ये एक मैथमेटिशियन भी थे, एक एस्ट्रोनॉमर भी थे। इन्होंने एक बुक लिखी संस्कृत में जिसका नाम था आर्यभट्टियाम। इन्होंने ये बोला कि भाई जो दिन और रात हो रही है वो इसलिए हो रही है कि जो पृथ्वी है ये अपनी एक्सिस पे घूम रही है। उस समय तक दुनिया में, विश्व ने, किसी ने ये बात नहीं बोली थी। और उन्होंने किस बेसिस पे बोला? इन्होंने देखा कि भैया सूरज हर समय राइज करता है और रोज सेट करता है। तो जब वो सूरज रोज राइज और रोज सेट कर रहा है, एक बार ईस्ट से आ रहा है और वेस्ट में सेट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई तो घूम रहा है, या तो सूरज घूम रहा है या अर्थ घूम रहा है। तो इन्होंने बोला कि भाई अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रहा है। फिर आर्यभट्टियाम में आर्यभट्ट जी ने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की एक्लिप्स की, कि एक्लिप्सिस क्यों हुआ, को डिवाइस किया। हम लोग सर्कमफरेंस आज की डेट में कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स? 2 पाई आर, रेडियस आर है, सर्कमफरेंस क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। तो एक सर्कल का सर्कमफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर। इस 2 पाई आर फॉर्मूले के बहुत करीब पहुंच गए थे कौन? आपके आर्यभट्ट। ठीक है, उसके बाद और कौन कौन से ऐसे मैथमेटिशियंस थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे जिन्होंने अपनी डिस्कवरीज को लिखा है? तो भाई एक थे वराह मिहिर, एक थे ब्रह्मगुप्त, और एक थे भास्कराचार्य। इन्होंने भी बहुत सारी अलग अलग डिस्कवरीज की हैं। कुछ कीवर्ड्स हमने यहाँ सीखे फ्रेंड्स, स्तूपा सीखा, टेम्पल सीखा, पेंटिंग, एपिक, स्टोरी, पुराण, साइंस, मैथमेटिक्स, इन सब के बारे में हमने जाना। फिर हमने फ्रेंड्स जीरो के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जीरो का जो प्रयोग है, आपने सुना होगा फ्रेंड्स, जो मैथमेटिशियंस थे इंडिया के, इन्होंने जीरो को इन्वेंट किया है। आपसे सवाल पूछूंगा, कौन से मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने जीरो को इन्वेंट किया है? देखिए बहुत सारे पिक्चरों में, सीरियलों में भी इसका नाम हो चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। जीरो के रिस्पेक्ट में जो सिस्टम ऑफ काउंटिंग्स है, इसको अडेप्ट किया अरब्स ने, और अरब के थ्रू ये सिस्टम ऑफ काउंटिंग पहुंचे यूरोप, और ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल करती है। वो कौन से लोग थे जिन्होंने जीरो के बिना एक काउंटिंग का सिस्टम डिवाइस किया? वो थे आपके रोमन्स। फिर अगर आयुर्वेद के बारे में बात की जाए, तो आयुर्वेद क्या था? दिस वाज अ वेल नोन सिस्टम ऑफ हेल्थ साइंस, जिसको एंशिएंट इंडिया में डिवाइस किया गया था। जो 2 फेमस प्रैक्टिशनर्स थे जिन्होंने आयुर्वेद में बहुत काम किया था, एक तो था चरक, जो कि 1st सेंचुरी से 2nd सेंचुरी एडी में एक्टिव थे, इन्होंने लिखी चरक संहिता। फिर दूसरे थे सुश्रुत, जो कि 4th सेंचुरी एडी यानी 4 एडी में एक्टिव थे, इन्होंने लिखा सुश्रुत संहिता। तो सुश्रुत संहिता में बहुत ज्यादा इलेबोरेट और डिटेल्ड और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में भी लिखा है। तो आयुर्वेद जो कि हेल्थ साइंस हुआ करती थी उस समय पे 2 लोग बहुत एक्टिव थे, चरक जिन्होंने चरक संहिता ली, सुश्रुत जिन्होंने सुश्रुत संहिता ली। लगभग आप कह सकते हैं कि जो चरक था वो सुश्रुत से पहले था। आज की डेट में फ्रेंड्स ये जो पेपर है, ये जो हमारी लाइफ का एक डेली लाइफ का जो एक पार्ट बन गया है, और जो हम लोग बुक्स पढ़ते हैं उसको पेपर पे प्रिंट किया जाता था, इस पेपर को राइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है ये पेपर चाइना में इन्वेंट हुआ था आज से 1900 साल पहले, यानी 100 एडी में आप कह सकते हैं इन्वेंट हुआ था। किसने किया था? काइलुन नाम के आदमी ने इसको इन्वेंट किया था। इसने प्लांट फाइबर्स को, क्लोथ को, रॉप को और बार्क ऑफ ट्रीज को लेके पानी में बहुत दिन तक सोखा, उनको दबाया, ड्रेन किया, बहुत देर तक ड्राई करके एक पल्प बनाया, उस पल्प को सिखा के आज की डेट में जो पेपर हम इस्तेमाल करते हैं वो बनता है।
जो हैंडमेड पेपर को बनाने की टेक्निक मैंने साइंस क्लास 6 की टेक्स्ट बुक में समझाई थी ना, वो कुछ कुछ ऐसी ही है। अगर आपने मेरी क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की वीडियोस देखी है तो आपने ये चीज भी वहां पे देखी है। ये जो पेपर मेकिंग की टेक्निक थी बहुत सालों तक सीक्रेट रही, फिर धीरे धीरे कोरिया पहुंच गई 1400 साल पहले, यानी लगभग 600 एडी में। उसके बाद जापान पहुंच गई, बगदाद पहुंच गई थी 1800 साल पहले, यानी लगभग 200 एडी में बगदाद से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के दूसरे भागों में पहुंच गई। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। स्तूपा बिल्डिंग का जो फैशन है वो 2300 साल पहले यानी 300 एडी में लगभग शुरू हुआ। अमरावती नाम की सिटी 2000 ईयर्स पहले फ्लोरिश कर रही थी। कालिदास 1600 ईयर्स पहले एक्टिव था, यानी आप कह सकते हैं लमसम 400 एडी में। जो आयरन पिलर मिले हैं, फिर टेम्पल सेट भितरगांव, पेंटिंग सेट अजंता नारभट्ट, ये 1500 साल पहले थे। इन सबकी बात मैंने इस वीडियो में की है। दुर्गा टेम्पल 1400 साल पहले था। कहाँ था फ्रेंड्स, याद करिए, ऐहोल में था। ऐहोल किसकी राजधानी थी, चालुक्य की राजधानी थी। चालुक्य का सबसे इंपॉर्टेंट किंग था, कौन था, पुलकेशिन II। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे कोई क्लू एट्स द डेट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। हमने तो वैसे सारी डेट्स के बारे में इस पूरी किताब में बात कर लिया, अभी तो किताब एंड हो रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझनी होगी। कहीं कहीं पे डेट्स के आगे सी डॉट लिखा हुआ है। ये सी डॉट क्या है, इस सी डॉट का मतलब है सिरका। सिरका मतलब अप्रोक्सीमेट, कंफर्म नहीं बट अप्रोक्सीमेट उसके आसपास है। यानी कि मेहरगढ़ में जब बात की गई बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग की, तो वो लिखा गया सिरका 6000 बीसी, यानी सिरका मतलब अप्रोक्सीमेटली 6000 बीसी लिखा हुआ। तो ये जो सी डॉट है ना अप्रोक्सीमेटली, इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली। उसी तरीके से हड़प्पन सिटी फ्लोरिश कर रही थी सी डॉट 2700 से 1900 बीसी। तो ये सी डॉट सिरका मतलब अप्रोक्सीमेटली 2700 से 1900 बीसी। तो महाजनपद और सिटीज की जो शुरुआत हुई गंगा वैली में, और जो नए आइडियाज आए उपनिषद, जैनिज्म और बुद्धिज्म के, ये अप्रोक्सीमेटली 500 बीसी के समय पे आए। अलेक्जेंडर ने नॉर्थ वेस्ट में कब इन्वेट किया, अप्रोक्सीमेटली 327 से 325 बीसी में। चंद्रगुप्त मौर्य राजा कब बने, अप्रोक्सीमेटली 321 बीसी में। अशोक का रूल कब से कब तक था, अप्रोक्सीमेटली 278 टू 231 बीसी। संगम टेक्स्ट का कंपाइलेशन कब हुआ, अप्रोक्सीमेटली 300 से बीसी से 300 एडी, मतलब 600 साल कंपाइलेशन हुआ। कनिष्क का रेम क्या था, अप्रोक्सीमेटली 78 टू 100 एडी। गुप्ता एम्पायर की स्थापना कब हुई, अप्रोक्सीमेटली 320 एडी। जैन टेक्स्ट का वल्लभी की काउंसिल में कंपाइलेशन कब हुआ, अप्रोक्सीमेटली 512 एडी या 521 एडी। हर्षवर्धन का रूल क्या था, 606 से 647 एडी। यहाँ पे सिरका नहीं लगाया, तो मतलब ये हर्षवर्धन वाली इंफॉर्मेशन कंफर्म है। जुआनजांग ये कब आया इंडिया में, 630 टू 643 एडी। पुलकेशिन का रूल कब से कब तक था, पुलकेशिन II का, जो कि चालुक्य एम्पायर का बहुत बड़ा रूलर था, 609 से 642 एडी। तो ये इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है। यहाँ पे पॉलिटिकल मैप दिख रहा है फ्रेंड्स इंडिया में, ये थोड़ा चेंज हो चुका है। देखिए जम्मू एंड कश्मीर का जो इतना इलाका है, ये आपका पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान प्रोविंस इसमें आती है। जो इतना इलाका है ये चाइना के कंट्रोल में, जिसको आप अक्साई चीन बोलते हैं। बाकी आपका जम्मू एंड कश्मीर है, इसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ठीक है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट ना रह के दो यूनियन टेरिटरीज में बढ़ चुका है, जिसमें एक यूनियन टेरिटरी के पास लेजिस्लेचर है, यानी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पास एक लेजिस्लेचर है। बाकी स्टेट्स एज इट इज आपको नजर आ रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कर दें फ्रेंड्स। जितना ज्यादा आप अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में इन वीडियो को शेयर करेंगे, उतना ही ज्यादा मेरे को व्यूज मिल जाएंगे, उतनी ज्यादा मेरे को सहूलियत मिलेगी फ्रेंड्स, और थोड़ा और आप कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस मिलेगा और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हैव अ गुड डे, गुड बाय।